तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमने देखा कि फर्स्ट पार्ट में हमने बहुत सारी चीजों को कवर अप किया है फर्स्ट पार्ट के अंदर। तो जो हम चीजें अब आगे पढ़ने वाले हैं सेकंड पार्ट के अंदर, तो इसके अंदर और डीपली चीजें हैं जो आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उस पार्ट को भी मिस नहीं करना, अच्छे से पढ़ना है और डीपली तरीके से उसको प्रैक्टिस भी करते चलना है, ठीक है। तो ये चीजें आपने कंटिन्यू रखनी है बच्चों। नेक्स्ट टॉपिक है बेटा 3.2.3, क्या होता है जब धातुएं अम्ल के साथ अभिक्रिया करती हैं। किसके साथ करेंगे? अभी तो जल के साथ हमने सीखा, अभी हम अम्ल के साथ देख रहे हैं अम्ल के साथ कैसे अभिक्रिया करेंगे। आप पहले ही अध्ययन कर चुके हैं, पढ़ा है हमने, धातुएं जो है वो अम्ल के साथ अभिक्रिया करके संगत लवण और हाइड्रोजन गैस प्रदान करती हैं। देखा हमने प्रीवियस चैप्टर्स में भी देखा था बेटा, और इस चैप्टर में भी देखा था कि जो धातुएं होती हैं वो अम्ल के साथ अभिक्रिया करके एक तो संगत लवण और सेकंड हाइड्रोजन गैस प्रदान करती हैं। तो बच्चों किस तरह से धातु प्लस तनु अम्ल और लवण प्लस हाइड्रोजन, क्या ये सभी धातुएं इसी प्रकार की अभिक्रिया करती है बेटा? क्या सबको ही हम मानेंगे कि धातु है तनु अम्ल के साथ अगर क्रिया करती है तो लवण बनाती है प्लस हाइड्रोजन आता है? सो एक्टिविटी के थ्रू समझेंगे बेटा। एक्टिविटी 3.11 क्रियाकलाप के में आपने सबसे पहले सोडियम और पोटेशियम को छोड़कर सभी धातुएं लेने हैं बेटा, उनके नमूने इकट्ठे कर लेने हैं, थोड़ा थोड़ा लेने हैं। अगर वो गंदे हैं कहीं से तो रेगमाल लेना है, उनको रगड़ कर साफ कर लेना है। अब ये सोडियम और पोटेशियम को क्यों नहीं लेना बेटा? तो क्यों नहीं लेते? क्योंकि वे ठंडे जल के साथ भी तेजी से अभिक्रिया करते हैं। ये सावधानी ध्यान रखनी है आपको, इसलिए मना किया गया है। अब जो भी आपने नमूने अलग अलग इकट्ठे कर लिए बेटा, उनको तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, जितनी भी मतलब आप बोल सकते हो कि तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की जो परखनली से होती हैं उनमें डाल दो, ठीक है। सबको डाल देना, आपने इकट्ठा कर देना है। और थर्मामीटर को परखनली में इस प्रकार से लटका लो जैसे कि ब्लब अम्ल में डूब जाए, ठीक है। मीन्स वहां पर जो भी आपने अम्ल इकट्ठे किए हैं उनमें थर्मामीटर डूब गया, ताकि आप टेम्परेचर चेक कर पाओ। अब बुलबुले बनने की दर का सावधानी पूर्वक परीक्षण कीजिए। मीन्स बुलबुले बनेंगे, टेम्परेचर चेक होगा, थर्मामीटर उसके अंदर है। अब आपने क्या चेक करना है कि कौन सी धातुएं तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ तेजी से अभिक्रिया करती है, ये देखना है। और आपने किस धातु के साथ सबसे अधिक ऑब्जर्व किया, किसका तापमान कितना ज्यादा है किस धातु का, तो वो नोट करना है, उसको रिकॉर्ड कर लेना है। और तनु अम्ल के साथ अभिक्रियाशीलता के आधार पर धातु को अवरोही क्रम में एग्जिस्ट कर लेना है। मीन्स वहां पर तरीके से उनको लिख लेना है, पहले नंबर पर किसने, ठीक है, कितना टेम्परेचर था, सेकंड नंबर पर किसका, थर्ड पे किसका। तो इस तरह से सीक्वेंस वाइज उनको अवरोही क्रम में लिख लेना है। तो बच्चे अब आपने क्या करना है, समीकरण में लिखना है इनको, ओके। और किस तरह से किसके साथ आयरन की अभिक्रिया कैसे हुई है, अम्ल के साथ मैग्नीशियम की कैसे हुई है, एल्युमिनियम की अभिक्रिया कैसे हुई है, जिंक के साथ कैसे अभिक्रिया की गई है, तो ये सब आपने समीकरण फॉर्म में खुद से लिखनी है बेटा। और जितनी भी धातुएं हैं, जैसे नाइट्रिक अम्ल के साथ अगर अभिक्रिया करती है तो आपको याद रखना है हाइड्रोजन गैस उत्सर्जित नहीं होती बेटा। क्यों नहीं होती, रीजन भी साथ में दिया है। क्यों? क्योंकि HNO3 एक प्रबल ऑक्सीकारक है और उससे जो उत्पन्न H2 होता है वो ऑक्सीकृत करके जल में चेंज हो जाता है, जल में परिवर्तन हो जाता है और स्वयं नाइट्रोजन के किसी ऑक्साइड मीन्स N2O, NO, NO2 में अपचयित हो जाता है। लेकिन मैग्नीशियम की बात करें, मैग्नीज की बात करें, अति तनु HNO3 के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाता है, कौन सी गैस, H2 गैस विसर्जित करता है। ध्यान रखेंगे, ठीक है। ये सारी इंपॉर्टेंट लाइन है बेटा। किसके साथ क्या क्रिया किया गया, नाइट्रिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है तो हाइड्रोजन गैस उत्सर्जित नहीं करता, ओके। अगर हम बात अलग अलग बेस पर करते हैं, नाइट्रोजन के साथ ऑक्साइड अपचयित होता है, मैग्नीशियम और मैग्नीज की बात करें तो तनु HNO3 के साथ अभिक्रिया करके H2 गैस उत्सर्जित करता है। क्रियाकलाप बेटा 3.11 में आपने देखा कि जो बुलबुले थे जिसमें टेम्परेचर हमने थर्मामीटर डाला था, तो उसमें बुलबुले जो बनने की दर थी वो मैग्नीशियम के साथ सबसे ज्यादा थी और इससे अभिक्रिया करके क्या होता है, अधिक उष्माक्षेपी होती है। मीन्स सबसे ज्यादा होगा तो सबसे ज्यादा उष्माक्षेपी होगी और अभिक्रियाशीलता इस क्रम में घटती है, घट रही है बेटा। ये देख रहे हो आप, लेस देन का साइन, MgAl जिंक
लोहा मीन्स कॉपर की स्थिति में ना तो बुलबुले बनते और ना ही कोई तापमान चेंज होता है। मीन्स हमें क्या पता चलता है कि कॉपर तनु HCl के साथ अभिक्रिया नहीं करता। किसके साथ नहीं करता? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया नहीं करता। नेक्स्ट हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा जिसको हमने जानना है, एक्वारेजिया क्या होता है। एक्वारेजिया रॉयल जल का लैटिन शब्द है ये, और अनुपात में साद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और साद नाइट्रिक अम्ल का ताजा मिश्रण भी होता है। किसका मिश्रण ध्यान रखेंगे? अनुपात में 3:1 दिया ना, मीन्स यहाँ पर 3 क्या होगा? अनुपात में साद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और साथ में साद्र नाइट्रिक अम्ल का ताजा मिश्रण होता है। मिश्रण है ये क्या? एक्वारेजिया। और यह गोल्ड को गला सकता है बेटा, सोने को, जबकि दोनों में से किसी अम्ल में अकेले यह क्षमता नहीं होती कि अकेला यहाँ पर साद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल आ जाए, नहीं हो सकता। साद्र नाइट्रिक अम्ल आ जाए तो नहीं हो सकता। मीन्स दोनों की उपस्थिति, दोनों को प्रेजेंस रहना इंपॉर्टेंट है, अकेले कुछ नहीं कर सकते। एंड एक्वारेजिया बढ़ता द्रव के साथ प्रबल संरक्षक है। यह उन अभिकर्मकों में से एक है जो गोल्ड एवं प्लेटिनम को गलाने में भी समर्थ होता है। मीन्स गोल्ड को भी गला सकता है और साथ में और प्लेटिनम, ठीक है, उसको भी गलाने की क्षमता इसके अंदर होती है। अब देखते हैं बच्चे 3.2.4 के अंदर अन्य धातु लवणों के विलयन के साथ धातुएं कैसे अभिक्रिया करती है। लवणों के साथ, ठीक है, बहुत सारी धातुएं हैं, अब वो लवणों के साथ विलयन करके साथ धातुएं कैसे अभिक्रिया करती हैं ये भी हम देखेंगे क्रियाकलाप 3.12 के साथ। पहला है कॉपर का एक स्वच्छ तार और आयरन आपने ले लेना है, मीन्स उसकी कील ले लेनी है। जो एक स्वच्छ तार, ठीक है, तार लिया और आयरन की आपने कील ले ली पहले तो। फिर आपने क्या करना है बच्चे, कॉपर का जो तार है उसको परख नली में रख लेना है और आयरन सल्फेट के विलयन के साथ तथा आयरन की कील को दूसरी परख नली में रख देना है कॉपर सल्फेट के विलयन के साथ। तो पहले याद रखेंगे कॉपर के तार को कहाँ रखा, किस परख नली में, उसके अंदर क्या है, आयरन सल्फेट का विलयन है। दूसरी परख नली लेनी है बेटा, उसमें लोहे की कील डालनी है और उसके पास किसका विलयन है, यहाँ पर देखेंगे वो है कॉपर सल्फेट के विलयन के डाल। दोनों परख नली ले ली, दोनों अलग अलग चीजें डाली बेटा, ठीक है। अब उसके बाद 20 मिनट के बाद उसको रिकॉर्ड चेक करेंगे क्या उसमें क्या चेंज आया है। तो अब देख रहे हैं परख नली में कोई अभिक्रिया हुई है या नहीं हुई, इसका पता भी लगाना है और इस आधार पर हम कह सकते हैं वास्तव में कोई अभिक्रिया हुई है या नहीं हुई, क्योंकि हमें पता होना चाहिए। पहले हम चेक करेंगे तभी हम अभिक्रिया का पता लगा पाएंगे और फिर इसको बेस पर आपने समीकरण को लिखना है कि किस प्रकार की अभिक्रिया हुई है, क्या चेंजेस हुए हैं, क्या ये क्रियाकलाप सही साबित हुआ है नहीं हुआ, कील का कैसे वहां पर टेम्परेचर या किसी तरह से जो भी चेंज आता है विलयन डालने के बाद, तो आपने सारा रिकॉर्ड करते हुए चलना है इस एक्टिविटी के बेस पर, राइट। अब यहाँ पर देखें बेटा कि पूरा प्रॉपर धातु की लवण विलयन के साथ अभिक्रिया लोहे के कील के साथ जो अभी हम पढ़ रहे थे, अब चेक करेंगे कि क्या यहाँ पर चेंजेस हमें देखने को मिले हैं। अभिक्रियाशील धातु अपने कम अभिक्रियाशील धातु को उसके यौगिक के विलयन का गलित अवस्था में विस्थापित कर देती है। और अब हम देख रहे हैं कि हम पहले भी देख चुके हैं कि सभी धातुओं की अभिक्रियाशीलता समान तो नहीं होती, ये तो हमें भी पता है, अभिक्रियाशीलता समान नहीं होती बेटा, सबको अगर मान के चल रहे हैं तो सब समान नहीं होते, सब हर एक कंडीशन में हर एक बेस पर अलग अलग रिएक्ट देते हैं। हमने अगर ऑक्सीजन, जल एवं अम्ल के साथ विभिन्न धातुओं की अभिक्रिया की जांच करी, लेकिन सभी धातु और अभिकारकों के साथ अभिक्रिया नहीं करते, ठीक है, सभी के साथ रिएक्शन नहीं करते, लेकिन हम सभी धातुओं के नमूने के साथ अभिक्रिया से अवरोही क्रम में इन्हें नहीं रख पाते, क्योंकि सबका रिएक्शन बिल्कुल अलग अलग है, अभिक्रियाएं अलग अलग हैं। तो यहाँ पर बेटा हम सबको पूरा एक डायग्राम को समझ लेते हैं कि कैसे कैसे आप इसको लेकर कर सकते हैं। 2 परख नली लेनी है, एक में आपने लोहे की कील को डाल देना है, एक में तांबे की तार को डाल देना है बेटा, और इस तरह से कॉर्क के साथ इसको बंद कर देना है दोनों को, और एक धागे की हेल्प से ही इसको यहाँ पर टाई करना है, ठीक है, धागे की हेल्प से हमने टाई कर दिया। उसके बाद आपने क्या करना है बेटा, यहाँ पर लोहे की कील आ चुकी है, परख नली हमारी आ चुकी है, उसके बाद आपने किस चीज का मिश्रण है ये नोटिस करना है। लोहे की कील में डालेंगे कॉपर सल्फेट का विलयन
और दूसरे में आयरन सल्फेट का विलयन। ठीक है, कॉपर उधर है सल्फेट का विलयन लोहे की कील में, और इधर तांबे के में किसका है बेटा, आयरन सल्फेट का विलयन। अब यहाँ पर इसका इस बेस पर टेम्परेचर चेक करेंगे कि लोहे की कील में क्या बदलाव आया है डालने के बाद, ओके, और धातु के लवण विलयन के साथ अभिक्रिया किस तरह से यहाँ पर हुई है, राइट। सो इसका क्या परिणाम निकलता है बेटा, इसे समझना बहुत ही आसान और सरल है। कैसे कि अगर धातु A और धातु B को इसके विलयन से विस्थापित कर देती है तो ये धातु B की अपेक्षा अधिक अभिक्रियाशील है। सो कैसे अभिक्रियाशील है, धातु A लिया हमने, धातु B का लवण विलयन डाला था, ठीक है, लोहे के में तांबे का, तांबे के में लोहे का, ऐसे तो क्या था हमने। तो अब यहाँ पर इनके विलयन में क्या अभिक्रिया हुई है, ज्यादा अभिक्रिया हुई है। तो A का लवण विलयन प्लस धातु B का साथ में आ गया है, जैसा कि क्रियाकलाप में देखा, और उन प्रेक्षणों के आधार पर कॉपर तथा आयरन में से कौन सी धातु अधिक क्रियाशील है इसका पता लगाया जा सकता है। तो नेक्स्ट है बेटा 3.2.5 के अंदर सक्रियता श्रेणी क्या होती है। सक्रियता श्रेणी वह सूची है जिसमें धातु की क्रियाशीलता को अवरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाता है बेटा, अवरोही, ठीक है, आरोही नहीं, अवरोही, डिक्रीजिंग ऑर्डर में रखा जाता है, और विस्थापन के प्रयोगों के बाद उनको विस्थापन ही तो किया है, प्लेसमेंट चेंज कर दी, उसकी रिप्लेस कर दिया है। सो इन बेस पर विकसित किया जाता है जिसे हम कहते हैं सक्रियता श्रेणी। क्या कहा जाता है बेटा, सक्रियता श्रेणी। सिंपल डेफिनेशन है कि सक्रियता श्रेणी वो सूची है जिसमें धातुओं को क्रियाशील को, कि कौन सी धातु ज्यादा क्रियाशील है, उन धातु के बेस पर उनको अवरोही क्रम में सेट कर दिया जाता है, और विस्थापन के प्रयोगों के बाद ही ये सारणी तैयार कर सकते हो आप, और इसी सारणी को हम बोलेंगे सक्रियता श्रेणी में हमने इसको एग्जिस्ट कर दिया है, रख दिया है। सारणी 3.2 सक्रियता श्रेणी धातुओं के सापेक्ष अभिक्रियाएं को दर्शाती है। अब देखते हैं बच्चे सारणी 3.2 में सक्रियता श्रेणी में धातुओं की सापेक्ष अभिक्रियाएं, जैसे यहाँ पर पोटेशियम, ठीक है। देखो बेटा आप यहाँ पर क्या देख रहे हो, यहाँ पर देख रहे हो सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातुएं, और फिर यहाँ पर घटती अभिक्रियाशील धातुएं, और सबसे लास्ट में सबसे कम अभिक्रियाशील धातुएं, सबसे ज्यादा, मीडियम और लेस। ओके, सो इस बेस पर हमने धातु को रखा है। पोटेशियम सबसे अधिक, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, ठीक है, और इस तरह से हम रखते हुए इनको देख रहे हैं हाइड्रोजन, कॉपर, मरकरी, सिल्वर और गोल्ड, ठीक है। सो अभिक्रियाशीलता के आधार पर हमने इसको रख दिया है इंक्रीजिंग ऑर्डर के साथ। सो बच्चों जो हमने किया उसी बेस पर यहाँ पर क्वेश्चंस दिए गए हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज सोडियम को केरोसिन में अगर डुबोया जाता है तो ऐसा क्यों करते हैं, ओके। नेक्स्ट वन इज इन अभिक्रियाओं में के लिए आपने समीकरण लिखना है, जैसे कि भाप के साथ आयरन के साथ अगर रिएक्ट कराएंगे तो समीकरण में को किस तरह से राइट डाउन करेंगे, जल के साथ कैल्शियम तथा पोटेशियम को, ठीक है, इनको समीकरण फॉर्म में लिखना है, राइट बच्चों। नेक्स्ट वन इज ABCD, चार धातुओं के नमूने आपने इकट्ठे कर लेने हैं और एक दूसरे को इनको विलयन के साथ डाला जाता है। मींस जैसे हमने किया था ना अभी, कॉपर को आयरन के साथ, आयरन को कॉपर के साथ, सेम यहाँ पर चार नमूने अपने धातुओं के इकट्ठे करने हैं और उनको भी इस तरह अल्टरनेटिव विलयन के साथ ऐड करना है, उसमें डालना है और फिर रिएक्शन को देखना है कि क्या इससे प्राप्त परिणाम को निम्नलिखित इस प्रकार सारणीबद्ध किया जाता है। कैसे, धातुओं, ठीक है, कोई धातु है, आपने ABCD कोई भी धातु ले सकते हो बेटा। अब उसके बेस पर आयरन सल्फेट, कॉपर सल्फेट, जिंक सल्फेट और सिल्वर सल्फेट नाइट्रेट, ठीक है, ये इन्होंने ऐड कर लिए हैं। अब कोई अभिक्रिया नहीं हुई, विस्थापन, कोई अभिक्रिया नहीं, कोई अभिक्रिया नहीं, तो ये देखना आपने कि विस्थापन हुआ है, क्या बदलाव हुआ है, या कोई अभिक्रिया नहीं हुई। इस बेस पर यहाँ पर चेक करते रहेंगे और लिखते चले जाएंगे। और यहाँ पर कॉपर सल्फेट के साथ कोई अभिक्रिया, विस्थापन हुआ है या नहीं हुआ। मीन्स यहाँ पर आपको जो भी धातुएं लोगे बेटा वो इस तरह की लेनी है जिसके साथ अभिक्रिया नहीं होती आयरन के साथ, आयरन सल्फेट के साथ, और यहाँ पर कॉपर सल्फेट के साथ विस्थापन होता है, साथ में जिंक के साथ कोई सी तरह की कोई रिएक्शन नहीं, सिल्वर के साथ भी कोई चीज वैसे एज इट इज वो बना रहेगा। नेक्स्ट आपने इसी तरह से कोई अभिक्रिया नहीं, कोई नहीं, और कहां पर क्या रिएक्ट हो रहा है वो आपको करने के बाद ही पता चलेगा बेटा। तो इस एक्टिविटी को अच्छे से करना है और फिर ये टेबल को फिल करना है।
नेक्स्ट है बेटा, अब इस सारणी का उपयोग कर धातु जो ए बी सी डी है उसके संबंध में प्रश्न पूछेंगे आपसे। क्वेश्चन फर्स्ट क्या पूछ सकते हैं कि सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु बताओ कौन सी है। सेकंड, धातु बी को कॉपर 2 सल्फेट के विलयन में अगर डाला जाए तो क्या हुआ है। एंड धातु ए बी सी डी को अभिक्रियाशीलता के घटते हुए क्रम में व्यवस्थित करना है। ये चीजें करते चलना है। क्वेश्चन नंबर 4 में आपसे पूछा गया है कि अभिक्रियाशील जो धातुएं हैं उनको तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में अगर डाला जाए, ठीक है, ध्यान रखेंगे बेटा, अभिक्रियाशील जो धातुएं आपने अभी ऑब्जर्व की है उनको डालेंगे तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में, तो कौन सी गैस निकलती है। और आयरन के साथ तनु H2SO4 को रासायनिक अभिक्रिया के रूप में आपने लिखना है। नेक्स्ट है जिंक को आयरन सल्फेट के साथ, जिंक को किसके साथ डालना है बेटा, आयरन सल्फेट के विलयन में डालना है तो क्या होता है, और इसको समीकरण में भी लिखना है आपको। नेक्स्ट टॉपिक है बेटा हमारा 3.3, धातुएं एवं अधातुएं कैसे अभिक्रिया करती हैं, अभिक्रिया कैसे करेंगी। यहाँ पर अलग अलग एक्टिविटी के बेस पर हमने देखा कि धातुएं क्रिया करती हैं, अभिक्रिया अलग से देखते हैं, और धातुएं इस प्रकार अभिक्रिया क्यों करती हैं, किसके साथ कैसा रिएक्शन दिखती है, वो तो हम वैसे भी 9th स्टैंडर्ड में पढ़ चुके हैं, जिनमें तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को याद करना है आपने। और जो संयोजकता का कोश है पूर्ण होने के कारण जो गैस निकलती है, रासायनिक अभिक्रिया होती हैं, कितनी ज्यादा लेवल पर होती है, कितने कम लेवल पर होती हैं, वो भी चेक करना है। और इस तत्वों को अभिक्रिया को संयोजकता कोश को पूर्ण करने की प्रवृत्ति के रूप में भी हम समझ सकते हैं। अब बच्चे बात करते हैं हम कि जो उत्कृष्ट गैसें होती हैं और कुछ धातुएं होती हैं, कुछ अधातुएं होती हैं, इनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पर देखना हमें कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होते हैं। हम बात करेंगे धातुओं और अधातुओं के बेस पर, धातुएं अधातुएं में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का क्या मतलब है। सारणी 3.3 में हम देख सकते हैं कि सोडियम परमाणु के 72 कोश में केवल एक इलेक्ट्रॉन होता है, लेकिन अपने एम कोश में एक ही इलेक्ट्रॉन वो त्याग सकता है। त्याग मतलब दे सकता है बेटा किसी को, ठीक है, किसी को भी दे सकता है। और जबकि एल कोश की बात की जाए तो यह बृहत्तम कोश बन सकता है जिसमें स्थायी अंकेश उपस्थित है। इसमें परमाणु के नाभिक में 11 प्रोटॉन होते हैं और इलेक्ट्रॉनों की संख्या 10 होने के कारण इसमें घन आवेश की अधिकता होती है। अभी हम इसको डायग्राम से समझेंगे बेटा, तो डरने की जरूरत नहीं है कि किसके क्या बात कर रही है मैम। तो यहाँ पे कोश की बात कर रहे हैं, अभी सारणी हम देखेंगे 3.3, तो उसमें प्रॉपर बताएंगे हम आपको कि परमाणु के नाभिक इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन क्या है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या 10 होने के कारण इसका घन आवेश में अधिकता क्यों होती है, और सोडियम घनायन Na+ प्रदान करता है। जबकि दूसरी ओर हम देख रहे हैं कि क्लोरीन के साथ 12वें कोश में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं और अष्टक पूर्ण होने के कारण इसे इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है। यदि सोडियम एंड क्लोरीन अभिक्रिया करे तो सोडियम द्वारा त्यागा गया, सोडियम क्या करेगा, त्यागा गया अपना एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन ग्रहण कर लेता है, और एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने से क्लोरीन परमाणु इकाई ऋण आवेश बन जाता है। इसे नाभिक के 17 प्रोटॉन होते हैं। KLM में कोशों की संख्या कितनी होती है, टोटल इलेक्ट्रॉन की संख्या बेटा 18 होती है। टोटल इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है, 18। और इसे क्लोराइड ऋणायक मींस नेगेटिव में आ जाता है, क्लोरीन नेगेटिव में आ गया, Cl- ये हमें मिल जाता है। और ये दोनों तत्वों के बीच कैसे लिख सकते हैं, मीन्स यहाँ पर आदान प्रदान हुआ है, किसने किसको दिया है, किसने किससे लिया है, टोटल क्या बन पा रहे हैं। तो देखते हैं सारणी के थ्रू कुछ तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को लेकर कि तत्वों के प्रकार क्या है बेटा, उत्कृष्ट गैस के रूप में है। तो तत्व देख लेते हैं बेटा, यहाँ पर कौन कौन से तत्व दे रखे हैं गैसों के रूप में। हीलियम, नियोन, ऑर्गन, ये गैस के रूप में दिया गया है और इनके परमाणु संख्या आपको पता होनी चाहिए। हीलियम की परमाणु संख्या 2, देन नियोन की परमाणु संख्या बेटा 10, और यहां पर हम बात कर रहे हैं ऑर्गन की, तो ऑर्गन की 18। ओके, सो अब देखते हैं बेटा कोश में इलेक्ट्रॉन की संख्या। कोश बना होता है बेटा ऐसे, अभी आगे देखेंगे हम, पूरा एक कोश है हमारा, ठीक है, इस तरह से पूरा बना होता है जिसके अंदर हमारा KLMN होता है। ओके, सो अभी हम इनको डिटेलिंग में पढ़ेंगे। तो K में कितनी संख्या है यहाँ पर, यस 2, ठीक है, 2 रखनी है। L में कितनी संख्या रखनी है आपको, 8, और M में
8। क्यों यहां पर ऐसा हुआ बेटा? क्योंकि हमने इनको डिवीजन करना है, ठीक है। अब यहां पर हमें पता है कि हमारा यहां पर केल्विन में 2 और 2 है, 2 और 2 4, ठीक है, हो गई परमाणु संख्या। देन यहां पर अब नियोन के अंदर देख रहे हैं 10 इसके अंदर है और 2 यहां पर आएगी। टोटल कितने हैं यहां पर? 2 और 8। मीन्स यहां पर हमें क्या दिखाना है? 2 और 8 यहां पर मिलकर कितने बन रहे हैं? 10। क्योंकि यहां पर तो सिर्फ अकेला 2 था तो एक अकेला 2 हो गया, वो के में ही आ गया, इसी कोश में आया है। अगर 18 को हमने डिवाइड करना है तो के पास रहने चाहिए 2, नेक्स्ट के पास जाएंगे 8 और बचे हुए किसके पास जाने वाले हैं? एम कोश में। तो हो गए 18। तो इस तरह से पहले 2 8 8, ओके। तो इस तरह से हमने कोश को एडजस्ट करना है। तो आगे चेक करते हैं इसको। यहां पर देखेंगे बेटा धातुएं, धातु के अंदर हमने लिया है सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, पोटेशियम, कैल्शियम को, ये हमारी धातुएं हैं। अब इनके हम संख्या देखते हैं। सोडियम 11, मैग्नीशियम 12, एल्युमिनियम 13, पोटेशियम 19 और कैल्शियम हमारा होगा 20। अब इसमें कोश में कैसे एडजस्ट करेंगे? KLMN फॉर्म में के 2 ही रहेंगे, ठीक है, 2 हमने रख लिया। अब यहाँ 11 है बेटा, देखेंगे 11। अब 11 को कैसे एडजस्ट करेंगे? पहले 2 है, देन 8 होता है और बचे हुए रिमेनिंग बाद में आते हैं। 2 और 8 10 हो गए और यहाँ पर 1। अब हम बात करें 12 कैसे बनेगा? 2 8 देन 2 रिमेनिंग रह गया, 13 3 रिमेनिंग रह गया और ऐसे ही 19 में रिमेनिंग रह गया 8 और 8 एंड देन 1, 2 8 8 1, ठीक है। यहां तक नंबर सेम ही रहते हैं बेटा, 2 रहेगा, सेकंड नंबर पर 8, फिर 8 और लास्ट में जितने रिमेनिंग होते चले जाएंगे वो एडजस्ट होंगे सिर्फ और सिर्फ लास्ट में एन फॉर्म में, ठीक है। तो यहां पर हमारा रिमेनिंग 2 और वहां पर रिमेनिंग 1 है। अब बात करते हैं अधातुओं की। अधातुओं के परमाणु संख्या के बारे में बात करेंगे तो नाइट्रोजन की 7, ऑक्सीजन 8, फ्लोरीन 9, फॉस्फोरस 15, सल्फर 16 और क्लोरीन के होते हैं 17। तो ये पहले हम राइट डाउन करेंगे बेटा। जब तक आप राइट डाउन नहीं करोगे कितने होते हैं तो आपको पता ही नहीं चलेगा, ये तो लर्न करना पड़ेगा सारणी में से, ओके। अब इनको कोश में एडजस्ट करेंगे KLMN फॉर्म में। तो यहाँ पर 7 है तो पहले 2, देन रिमेनिंग कितना रह गया? 5, क्योंकि 8 तक तो पहुंच ही नहीं पाया वो। अब यहां पर देख रहे हैं हम 8, 2 एंड 6, ऐसे ये नेक्स्ट भी नहीं पहुंच पाया, 2 एंड 7, 2 8 8 5, 2 8 और 5 सिर्फ, ठीक है। वहां पर भी अगर 8 तक होता तो हम 8 वहीं पर एडजस्ट करते, 8 से ज्यादा ग्रेटर जाता है तो हम एन फॉर्म में, एन कोश में ले आते हैं। 16, 2 8 6 और 2 8 7, यहां तक ही हमारा अधातुओं में करके हमें दिखाया गया है। नेक्स्ट बेटा, विपरीत आवेश होने के कारण सोडियम क्लोराइड आयन परस्पर आकर्षित होते हैं, क्योंकि विपरीत आवेश हैं तो कौन कौन अट्रैक्ट होते हैं आपस में? सोडियम और क्लोराइड, इनके आयन हमेशा आकर्षित होते हैं तथा मजबूत स्थिर वैद्युत जल और बल में बंधकर सोडियम क्लोराइड NaCl के रूप में उपस्थित रहते हैं। तो यहाँ पे क्या है कि सोडियम क्लोराइड अणु के रूप में नहीं पाया जाता, बल्कि यह विपरीत आयनों का समुच्चय होता है। किसमें नहीं मिलता बेटा? क्लोराइड अणु के रूप में हमें नहीं मिलता और विपरीत समुच्चय इसका होता है। तो देखते हैं कैसे घनायन में आवेश बनाकर कैसे क्लोराइड का यहाँ पे निर्माण किया गया है। सोडियम क्लोराइड का निर्माण कैसे हुआ है? पहले हमने क्या लिया बेटा? सोडियम कितने हैं? 2 8 1, ओके। देन घनायन पॉजिटिव में गया, ऋणायन नहीं है, घनायन है, ऋणायन, ओके। सो घनायन के बेस पर ये क्या कर रहा है? 2 8 और ये जो 1 बच गया ये पॉजिटिव आयन में बच गया, ठीक है। तो हम यहाँ पर इसको क्या देख रहे हैं कि घनायन के उपक्ष में। सेकंड वाला देख लेते हैं किस तरह से एडजस्ट होगा। क्लोराइड ऋणायन के रूप में, ठीक है, ऋणायन के रूप में क्लोरीन के कितने थे? 2 8 7 एंड देन यहाँ पर क्लोराइड को देते टाइम 2 8 8, क्लोराइड को कितने दे रहा है? 2 8 8। तो इससे ले रहा है दे रहा है बेटा? ये देखेंगे ले रहा है या दे रहा है, क्या बराबर आए हैं? यस, ये इक्वल है। लेकिन यहां पर देख रहे हो कि क्लोराइन ने 7 था तो यहां पर 8 बनाने के लिए इसने अपना एक लूज करना पड़ा है।
ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर कौन किसको ले रहा है और दे रहा है, ये चीज हमारी घनायन और ऋणायन में होती है कि हमने यहाँ पर सोडियम को देखा, सोडियम में प्लस है और प्लस करने के बाद आपने क्लोराइड को कितने 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, देन 7 यहाँ पर एडजस्ट किए और 7 के बाद यहाँ पर ओके और इसको क्या किया है माइनस, क्योंकि 7 है यहाँ पर एक उसके पास कमी है, उसको एक चाहिए 8 बनने के लिए, तो यहाँ पर इस तरह से इसको आवेश फॉर्म में पूरा सर्कल में लिखना होता है। अब एक और आयनिक यौगिक देखते हैं बेटा मैग्नीशियम क्लोराइड के साथ, इस फॉर्म में देखते हैं कि चित्र में किस तरह से दिखाया गया है। पहला मैग्नीशियम घनायन, मैग्नीशियम घनायन को देख रहे हैं बेटा, मैग्नीशियम घनायन के अंदर 282 है, ठीक है, इसका मतलब ये 2 लूज कर देगा अपने मैग्नीशियम घनायन, ठीक है, मैग्नीशियम बनने के लिए तो 2 इसको लूज करने पड़ेंगे, 2 लूज क्योंकि 2 कम है, ठीक है, क्योंकि उसको ज्यादा लेना पड़ेगा, नहीं तो 6 उसको लेने पड़ेंगे, तो 6 लेने से अच्छा वो अपने 2 लूज कर देगा, ठीक है, 2 वो दूसरे को दे देगा, तो उससे क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट हम यहाँ पर देख रहे हैं 287, अब 7 है 287 में सिर्फ एक उसको लेना है और वो क्लोराइड ऋणायन में चेंज हो जाएगा, मीन्स यहां पर वो क्या दे रहा है एक अपना लेगा, ठीक है, लेने को किससे दिखाएंगे माइनस से, यहां पर जो ई माइनस लिखा है ना बेटा ऊपर, तो ये ले रहा है 1 ले रहा है ना कि दे रहा है, जब देना होता है तो हमारा पॉजिटिव फॉर्म में जाता है, कितने दे रहा है तो ये क्लोराइड ऋणायन के अंदर। अब इसको डायग्राम फॉर्म में आप मैग्नीशियम क्लोराइड का कैसे निर्माण होता है उसको देख सकते हैं कि हमने यहाँ मैग्नीशियम, ठीक है, मैग्नीशियम बेस पर हमने क्या किया है 1 2 3 4 5 6 7 में यहाँ पर एक उसको चाहिए, ठीक है, वो एक लेने के लिए क्या करेगा वो इससे एड ऑन करेगा और यहाँ पर उसको 1 मिल जाएगा। तो यहाँ पर आपको ये याद रखना है मेन कि कितना कम से कम वो लूज करे, ठीक है, जब उसको लगता है मुझे ज्यादा लेने की आवश्यकता है तो वो अपना को ही लूज कर देता है, और जब उसको लगता है कि मुझे 1-2 ही चीज लेनी है और 1-2 से मेरा काम चल सकता है तो वो वहां से 1-2 या 3 नंबर तक उठा लेता है, गेन कर लेता है और फिर क्या कर जाता है उसका ऋणी बन जाता है, क्या पता उसको कभी देना भी पड़ जाए। तो इस तरह से यहाँ पर हमारा घनायन ऋणायन की फॉर्म में चेंज हो सकता है। यहां पर देखें बेटा धातु से अधातु में इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से बने यौगिकों के आयनिक यौगिक या वैद्युत संयोजक यौगिक कहा जाता है। देखा आपने क्या बोला है कि धातु से अधातु में, धातु से अधातु में इलेक्ट्रॉन दिए जा रहे हैं, धातु से अधातु में इलेक्ट्रॉन का स्थान चेंज हो रहा है और उससे यौगिक बन रहे हैं, और इन्हीं आयनिक यौगिक को क्या बोलते हैं वैद्युत संयोजक, क्या बोला जाता है वैद्युत संयोजक कहा जाता है। क्या आप MgCl2 में उपस्थित घनायन और ऋणायन को बता सकते हैं, पूछा है आपसे, तो देखते हैं आयनिक यौगिकों का गुणधर्म कैसे होता है। आयनिक यौगिकों के गुणधर्मों के बारे में जानने के लिए हम ये एक्टिविटी यहाँ पर कर रहे हैं बच्चे। पिक्चर में हमें आपको समझाया हुआ है कि स्पैचुला है और लवण के नमूने को गर्म कर रहे हैं, यहाँ पर लवण में नमक, ओके, तो कैसे करना है, नमूना आपने ले लिया नमक और एक स्पैचुला ले लिया, ठीक है, एक स्पून टाइप है ताकि वो जले ना आपका हाथ, और उस पर रख लिया है, अब बर्नर से उसको गर्म कर दिया है, ओके, बर्नर की हेल्प से यहाँ पर गर्म किया है। और आगे देखते हैं क्या होता है इस एक्टिविटी में बेटा। यस, अब ये एक्टिविटी क्या दिखा रही है बेटे 3.13 एक्टिविटी ये दिखा रही है कि विज्ञान में प्रयोगशाला से सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम आयोडीन, बोरियम क्लोराइड या किसी अम्ल तथा लवण का आपने नमूना इकट्ठा करना है, ले लेना है। अब इसमें भौतिक अवस्था क्या है वो भी जान लेना है कि इसकी भौतिक अवस्था थोड़ी ठोस है, द्रव है, गैस है, तो उस फॉर्म में देख लेना है। अब धातु को स्पैचुला की छोटी मात्रा में नमूने का ले लेना है, स्पैचुला को मतलब एक आपने स्पैचुला लेना है, उसको थोड़ा सा डाल देना है और इसको गर्म कर देना है। अब इन नमूनों के साथ भी यही क्रिया करनी है आपको। अभी हमने सोडियम के साथ की थी, नमक के साथ की थी, फिर पोटेशियम आयोडीन, सोडियम क्लोराइड, ओके, इनके बोरियम क्लोराइड, इनके साथ भी आपने यही क्रिया दोहरानी है। तो आप क्या क्या ऑब्जर्व करते हैं, सो क्या नमूने ज्वाला को रंग प्रदान करते हैं, क्या कोई कलर चेंज कर रहे हैं, क्या वो मेल्ट हो रहे हैं, नमूने को जल, पेट्रोल, केरोसिन में घोलने का प्रयास करना है आपने, क्या वो घुल पाएंगे, और
साथ में देखना है जो चित्र आपको दिखाया गया है 3.8, इसमें लवण के विलयन की चमकता की जांच है बेटा, चालकता की जांच। अब कैसे चालकता की जांच की जा रही है यहाँ पर वो देखेंगे। पहले हम इसको रीड आउट कर लेते हैं कि किसी एक लवण के विलयन में इलेक्ट्रोड डाल दीजिए। मीन्स यहाँ पे इलेक्ट्रोड को डाल देना है, इलेक्ट्रोड छड़ी होगी, किसी भी फॉर्म में आप डाल सकते हैं। और इस प्रकार अन्य लवण के भी इसी तरह आपने एक्सपेरिमेंट करना है। सो इन यौगिकों के प्रकृति के संबंध में आप क्या निष्कर्ष निकालेंगे, क्या इसका कंक्लूजन निकलेगा। तो पहले आपको सेट करने के लिए बैटरी की जरूरत होगी बेटा, बल्ब की जरूरत होगी और स्विच की भी जरूरत होगी। क्या रिएक्शन हो रहा है, नहीं हो रहा। बीकर भी आपको साथ में चाहिए और एक ग्रेफाइट छड़ चाहिए और साथ में एक जांच वाला लवण विलयन भी साथ में होना चाहिए। इसके अंदर नमक वाला पानी है बेटा, ये कैसा है, नमक वाला पानी। और ये हमारी छड़ है जिसके ग्रेफाइट छड़ हमने ले ली है और यहाँ पर करंट पास आउट होने के लिए यहाँ पे स्विच ऑन कर दिया है, बल्ब लगा दिया और साथ में बैटरी डाल दी है। तो अब यहाँ पर रिएक्शन देखेंगे कि किस तरह का रिएक्शन होता है, लेकिन टीचर की हेल्प से ही करेंगे बेटा। अब इस सारणी के अंदर देखते हैं बेटा, सारणी 3.4 कुछ आयनिक यौगिकों का गलनांक एवं क्वथनांक। ठीक है, गलनांक और क्वथनांक चेक करना है। कुछ हमारे पास आयनिक यौगिक दिए गए हैं जिसमें NaCl, NiCl, CaCl2, CaO, MgCl2। ओके, अब इसका गलनांक पॉइंट आपने याद करना है। गलनांक पॉइंट क्या होगा, के। ठीक है, केल्विन में 1074887, इस तरह से इसका गलनांक पॉइंट सबके अलग अलग दिए गए हैं। क्वथनांक पॉइंट भी अलग अलग दिए गए हैं बेटा, ये भी आपने रीड करने और लर्न भी करने हैं। सो ये जो आयनिक यौगिक हैं इनके गुणधर्म के आधार पर हमें देखना है। पहले तो इनकी भौतिक प्रकृति की जांच करनी है। इनकी भौतिक प्रकृति घन में जाएगी, ऋण में जाएगी। सो घन एवं ऋण आयनों के बीच जो मजबूत आकर्षण बल के कारण आयनिक यौगिक ठोस और थोड़े कठोर भी हो सकते हैं। तो ये यौगिक सामान्यतः कैसे होते हैं बेटा, भंगुर होते हैं। ना तो ये टूटते हैं ना ये दबते हैं, बहुत ज्यादा हार्ड होते हैं। तो इनकी भौतिक प्रकृति भी चेक करनी होती है हमें। नेक्स्ट है बेटा, गलनांक एवं क्वथनांक जानने के लिए जो ये आयनिक यौगिक हैं इनका बहुत अधिक होता है कि गलनांक भी क्वथनांक भी अधिक हो सकता है, क्योंकि मजबूत अंतर आयनिक आकर्षण को तोड़ने के लिए ऊर्जा की पर्याप्त मात्रा में इसकी जरूरत होती है। ज्यादा ताकत चाहिए बेटा, ऐसे नहीं टूटेंगे। ठीक है, इनका गलनांक क्वथनांक कम होता है, तो ज्यादा होने की वजह से, बहुत ज्यादा होने की वजह से आप यहाँ पर उस एनर्जी, उस फोर्स के साथ ही इनको ब्रेक कर सकते हो, अदरवाइज ये नहीं टूटेंगे। थर्ड नंबर पे है बेटा घुलनशीलता। क्या घुल पाते हैं, घुलनशीलता को देखते हैं कि वैद्युत संयोजक यौगिक सामान्यतः जल में घुलनशील तथा केरोसिन, पेट्रोल आदि जैसे विलकों में अविल्य होते हैं, नहीं घुल पाते। किस में नहीं घुल पाते, केरोसिन में नहीं घुलेंगे, पेट्रोल में नहीं घुलेंगे, तेल है ना वो बेटा, तो नहीं घुलेंगे। नेक्स्ट है विद्युत चालकता कैसी होती है इनकी। विद्युत चालकता इंपॉर्टेंट, किसी विलयन से विद्युत के चलने के लिए, विद्युत के चालन के लिए जो अवशोषित कण होते हैं, अवशोषित लिए हुए कणों की जो गतिशीलता की जरूरत होती है। सो ये आयनिक यौगिकों के बेटा जो जलीय विलयन है उसमें आयन अनुपस्थित होते हैं। ठीक है, मीन्स ये क्या समझाने की कोशिश कर रहे हैं, जो आयनिक यौगिक आपने ले लिए हैं उसके अंदर जो जलीय विलयन होगा, जो नमकीन हमने पानी भी लिया था उसमें पहले से आयन मौजूद होते हैं। जब विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, मीन्स वहां पर करंट छोड़ा जाता है, तो आयन क्या करते हैं, विपरीत इलेक्ट्रोड की ओर गमन करने लग जाते हैं, मीन्स दूसरी तरफ जाएंगे। अगर वो पॉजिटिव है तो नेगेटिव भागेगा, नेगेटिव है तो पॉजिटिव की तरफ जाएगा। तो इससे ठोस अवस्था में आयनिक यौगिक जो है वो विद्युत का चालन नहीं करते। मीन्स ये नहीं है उसके अकॉर्डिंग ही चल रहे, नहीं, वो तो अपोजिट डायरेक्शन में चल रहे हैं। तो कैसे माना जाएगा कि यौगिक विद्युत के चालक है, नहीं, वो विद्युत के चालन नहीं बनते, क्योंकि ठोस अवस्था में दृढ़ संरचना के कारण आयनों की गति संभव नहीं हो पाती। इसलिए आयनिक यौगिक गलित अवस्था में विद्युत का चालन करते हैं, क्योंकि गलित अवस्था में विपरीत आवेश वाले जो आयन होते हैं वो एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट होते हैं, आकर्षण करते हैं। ओके, और उससे वो कमजोर पड़ जाता है और इसलिए आयन स्वतंत्र रूप से गमन करने लग जाते हैं आराम से, और विद्युत के चालन में उनके अकॉर्डिंग काम नहीं करते और विपरीत दिशा में ही वो दौड़ते हैं, भागते हैं, और इस वजह से वो विद्युत के चालक कहलाते हैं। नेक्स्ट है बेटा, इनकी बेस पर कि कौन कौन से क्वेश्चन सर हमारे दिए गए हैं, जो हम एक्सरसाइज पढ़ते जा रहे हैं उनमें फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ लेते हैं एक बार।
सोडियम, ऑक्सीजन, मैग्नीशियम के लिए इलेक्ट्रोल बिंदु का संरचना करनी है, जो हम पढ़ते आए थे KLMN के बेस पर। इलेक्ट्रॉन के साथ जो स्थानांतरण है उसका स्थान चेंज करने के द्वारा Na2O को MgO का निर्माण आपने दर्शाना है। और इन यौगिकों के बारे में कौन से आयन उपस्थित है वो भी यहाँ पर बताने हैं। आयनिक यौगिकों का गलनांक उच्च क्यों होता है? ओके, आयनिक यौगिक हैं, उनका गलनांक क्यों उच्च होता है, यहाँ पर ब्रीफली आप समझाएंगे। नेक्स्ट टॉपिक है बेटा 3.4 धातुओं की प्राप्ति कैसे हुई। धातुओं की प्राप्ति के बारे में, क्योंकि धातु कहीं ना कहीं से तो मिली है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। कहाँ से मिली है? पृथ्वी से मिली है, उसकी भूपट्टी से मिली है, नीचे वाले पार्ट से मिली है, तो यहीं से आए होंगे, समुद्र से निकले होंगे। और क्या कर सकते हैं कि मीन्स हम कहाँ से इसको देख सकते हैं कि पृथ्वी की भूपट्टी धातुओं का मुख्य स्रोत है। समुद्री जल में भी सोडियम क्लोराइड है, मैग्नीशियम क्लोराइड, ये सब तो विलय लवण उपस्थित होते हैं, हमें भी पता है। सो पृथ्वी की भूपट्टी के प्राकृतिक रूप से जो पाए जाते तत्व हैं, यौगिकों की खनिज कहते हैं उनको, तो वो वहां पर एग्जिस्ट होते हैं, पाए जाते हैं। लेकिन कुछ स्थानों पर खनिजों में कोई विशेष धातु काफी मात्रा में तो नहीं मिलती, हर जगह अलग अलग होती है। तो जैसे हमारे लिए इंपॉर्टेंट होता है, जैसे हमारे लिए उपयोगी होता है, लाभकारी होता है, तो हम उस अकॉर्डिंग इन खनिजों को निकाल लेते हैं और इन खनिजों को ही हम अयस्क कहते हैं। बेटा क्या बोलते हैं? अयस्क। याद रखेंगे क्या बोला जाता है, याद करना है। ओके यस, जो निकाले जाते हैं हम अपने अकॉर्डिंग उनको यूज करते हैं, तो हम इनको अयस्क का नाम दे देते हैं। धातु का निष्कर्षण 3.1.4 बेटा धातु का निष्कर्षण। धातु की सक्रियता श्रेणी के बारे में आप पहले ही पढ़ चुके हैं कि इसकी जो सक्रियता श्रेणी है वो पानी में कैसी है, चोट लगने के बाद कैसी है, धातु अलग अलग बेस पर कैसे काम करती है। तो अयस्क से धातु का निष्कर्षण कैसे होता है, क्योंकि कुछ धातुएं हैं बेटा जो भूपटपट्टी में स्वतंत्र, स्वस्थ और अच्छे से अवस्था में मिलती है हमें। तो बच्चों हमारा फर्स्ट पार्ट जो हमने काफी पढ़ा है अच्छे से, उसके अंदर डीपली चीजें पढ़ी हैं, तो सेकंड पार्ट के अंदर हम और ज्यादा कंसाइज करके और ज्यादा एक्सप्लेनेशन के साथ उनको कवर अप करेंगे।